आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब जैसे प्रोटीन इंटेक कम है आपका, विटामिन डी कम है, विटामिन के कम है, विटामिन सी कम है, तो ये सब भी बहुत कलेक्टिवली मायने रखते हैं हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। अगर ये डेफिशिएंसी है तो नो डाउट ऑस्टियोपोरोसिस होगी। औरतों में ओस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है यार, ये बात ऐसी नहीं है, सिर्फ रिसर्च हुई है, काफ़ी आर्टिकल्स छपे हैं। एंड बिकॉज की जो पेरी मेनोपॉजल एज होती है विमेंस में, अक्सर देखा गया कि 40 या 45 साल के बाद, तो ये डिसबैलेंस होने की वजह से ही आप विमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है, जी। क्या ये एक रीज़न है कि आगे चलकर किसी को भी ओस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है? नो डाउट इट्स अ बिग रीजन, इट्स अ बिग कॉज फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। यही नहीं कि भाई खाली इसकी वजह से, बहुत सारी न्यूट्रिशनल हो गई, फिजिकल हो गई, आपकी कोई बीमारी है कुछ इस तरीके से वो हो गया, है ना। और आपका जो क्या कहते हैं, उठने बैठने का तरीका, डेली एक्टिविटी का तरीका, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करती हैं। तो अगर किसी को हमें समझना हो कि कौन से लोग एग्जैक्टली हैं ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स पे, ताकि जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ हम रिस्क पर हैं, तो हमें अभी से ही थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं एज वाइज बता देता हूँ। अगर कोई 30 ईयर्स का है और उसको जैसे मसल पेन या बोन पेन शुरू हो गया है, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, कंसल्ट अ डॉक्टर। चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, हम 40 साल पे अगर ऐसी सिम्टम्स आते हैं, अगर हमारे बार बार फ्रैक्चर होते हैं तो भी एक अलर्ट साइन है। तो अगर कोई डेक्सा स्कैन कराने के लिए जा रहा है, पैरामीटर्स उन्हें दिख रहे हैं कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं या ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर हैं या नॉर्मल है, कितने टाइम के बाद उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम गंभीर हो सकती है? एंड इसमें WHO ने गाइडलाइन दी हुई है कि आप कैसे डायग्नोज करोगे कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें स्कोर होता है, टी स्कोर एक यूनिट है। अगर टी स्कोर -2.5 से लो है तो आप पक्का ऑस्टियोपोरोटिक हैं। ओके। और अगर वो -0.1 से -1 से -2.5 के बीच में है तो इट मीन्स आप ऑस्टियोपेनिक हैं। कुछ खाने की चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने के जी लिए? बिल्कुल, टोफू हो गया, Okay. आपका पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, नट्स हैं आपके, और कैबेज, ब्रोकली, तो ये सारी चीज़ें हैं। कैरोटीनॉइड्स में तो आप गाजर वगैरह भी खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो जो लोग जैसे डॉक्टर ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं, तो फिर उनमें एग्जैक्टली क्या होते हैं बॉडी में चेंजेस? आप लेजी रहोगे, लेथार्जिक रहोगे, आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते रहेंगे बार बार, होता है कई लोगों को। और बहुत सारे लोग कहते हैं शाम होते ही मैं थक जाता हूँ और लगता है कि कोई मेरे शरीर को दबाए, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स हैं, ये इससे पहचान में आ जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों से ही जुड़ी एक बीमारी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गई है और उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में आज के सेशन में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अखिलेश यादव, जो डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, जैसा हम सुनते थे कि ओस्टियोपोरोसिस पहले बड़े बूढ़ों की बीमारी होती थी, लेकिन इसके केसेस भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक लोगों में ये बहुत ज्यादा चलन है, बोलते भी हैं लोग कि औरतों में ओस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है यार, ये बात ऐसी नहीं है, सिर्फ रिसर्च हुई है, काफ़ी आर्टिकल्स छपे हैं। एंड बिकॉज की जो पेरी मेनोपॉजल एज होती है विमेंस में, अक्सर देखा गया कि 40 या 45 साल के बाद, तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। हाँ। और वो एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बोन मास को बिल्डअप करने के लिए। जो बोन बनाने की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, उनको वो प्रमोट करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन खत्म करती है, उनको वो इनहिबिट करता है। तो ये डिसबैलेंस होने की वजह से ही आप विमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसका एक फैक्टर ये भी है कि उन्हें अर्ली मेनोपॉज आ रहे हैं, जहाँ पहले 50-55 साल की मेनोपॉज आते थे उस टाइम पर, अब 40-42 साल या 45 साल की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेटली तो मतलब एस्ट्रोजन का लेवल ही है रिस्पॉन्सिबल। एंड एक और चीज़ देखी गई है कि विमेंस जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है, तो वो भी एक रीज़न है।
ओके तो फिजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आजकल ओवरऑल सबकी ही बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जी। सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाने वाले भी होते हैं और जिस हिसाब से ओबेसिटी भी बढ़ रही है तो फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। जी। क्या ये एक रीज़न है कि आगे चलकर किसी को भी ओस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें, ऑल ओवर इंडियन सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो देखें, फीमेल्स स्टिल अभी उतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं है। तो आप एक्टिवनेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा वो एक्टिव रहती हैं। अधिकतर हाउस वाइफ हैं या एक्टिविटी जो घर की रहती है। तो एक तो ये फिजिकल वाली बात हो गई। दूसरी जो ओबेसिटी की बात आपने की है, नो डाउट इट्स अ बिग रीज़न, इट्स अ बिग कॉज फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। एंड जो न्यूट्रिशनल हैबिट होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और यही नहीं कि भाई खाली इसकी वजह से, बहुत सारी न्यूट्रिशनल हो गई, फिजिकल हो गई, आपकी कोई बीमारी है कुछ इस तरीके से वो हो गया, है ना। और आपका जो क्या कहते हैं, उठने बैठने का तरीका, डेली एक्टिविटी का तरीका, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करती हैं। काउंट करती है, ओके। तो अगर किसी को बेसिक्स में हमें समझना हो कि आखिर ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, ये हमारी हड्डियों को किस तरह से अफेक्ट करती है, ओके। तो इसको थोड़ा बताइए। तो ऑस्टियोपोरोसिस खुद इटसेल्फ बताती है कि ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोरस हो जाना, Okay. यानी हड्डी कमजोर हो जाना। हाँ। तो ये केवल ऐसा नहीं कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये अगर आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब जैसे प्रोटीन इंटेक कम है आपका, विटामिन डी कम है, विटामिन के कम है, विटामिन सी कम है, तो ये सब भी बहुत कलेक्टिवली मायने रखते हैं हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। अगर ये डेफिशिएंसी है तो नो डाउट ऑस्टियोपोरोसिस होगी। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी भी, अगर एक्टिविटी कम है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होगी। किसी को किसी तरीके की बीमारी है, जैसे हाइपोथायराइड है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम, आपके लिवर में प्रॉब्लम है, और जैसे कैंसर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक होता है मेडिसिनल। अच्छा। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस क्रिएट करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड। अच्छा। और आजकल देखा गया है कि जो यस, तो देयर आर वेरी हाई रिस्क कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। तो लोग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन्हें रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल होने है। का? और एक तो ये हो गया कि चलो बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो हर चीज़ खराब ही होती है। करेक्ट। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि स्टेरॉइड ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। जैसे? लाइक किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, अच्छा, मतलब किडनी की एक प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को आर्थराइटिस, कुछ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग, तो इसमें भी जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टेरॉइड देते हैं, मजबूरी होती है। एस्थमेटिक पेशेंट, उनको भी देना ही पड़ता है, राइट। कुछ ऐसी एलर्जीज हैं, स्किन वाले बेचारे वो देते हैं, तो वो मजबूरी है। और ऐसे पेशेंट में ऑब्वियसली ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। ओके। तो किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो अफेक्ट करता है? आपने इतने सारे पेशेंट्स आप डील करते होंगे हर दिन, आज के समय में कौन से एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है? अगर मैं बात करूं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस की, तो 40-45 पे ही आप डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ग्लोबल डेटा देखें और हम इंडिया की बात करें, इंडिया की एक नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फोरम है, वो रिकमेंड करता है कि 50 की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और अगर डेटा की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, जो इंडियन सिनेरियो है, कि जो स्टडी अभी रिसेंट स्टडी हुई वो बताती है कि 49.9% लोग ऑस्टियोपीनिक हैं। ऑस्टियोपीनिक का मतलब होता है कि उतनी खराब नहीं बोन है, बट एक नॉर्मल से तो डेविएट हो गई है। अच्छा, जैसे प्री डायबिटिक होता है। यस, यू कैन से, यस। एंड 31.9% लोग ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है अभी इंडिया में। यस। ओके। तो जो आपने टर्म यूज किया ऑस्टियोपीनिया, ओके, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस होने का, वो ज्यादा रिस्क पे जा रहे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन पे। ओके। तो अगर किसी को समझना हो कि कहीं उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है या वो बॉर्डर लाइन पर तो नहीं है, बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स या साइंस दिखाई देते हैं? ऑब्वियसली, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो जनरल जो है पेन्स, मसल पेन, बोन्स पेन, है ना, और थकावट रहना, ये सब है। और कभी कभी तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तब डायग्नोसिस होता है कि ये तो इनको तो ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके। तो जो फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते हैं ये भी एक रीजन है, ऑफ कोर्स। तो हमको इवैल्यूएट करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं हम ऑस्टियोपोरोसिस से तो ग्रसित नहीं है। ओके। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, काफी ज्यादा कमजोर होती हैं, तो उनमें रिस्क रहता है ऑस्टियोपोरोसिस जी का? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब स्क्रीन करना चाहिए।
और जहाँ तक स्क्रीनिंग की बात आ गई तो मैं बता दूं, जो ये अपना नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है, वो बताता है कि आफ्टर 50 मतलब स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ओके, तो कोई ऐसे टेस्ट हैं जो बता सकते हो गुड क्वेश्चन। तो ऑस्टियोपोरोसिस के ये बारे में? एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं DEXA स्कैन। DEXA स्कैन। DEXA scan, and I think this is the best tool till now, and Okay. it is most commonly and widely available. Okay. And इसमें WHO ने गाइडलाइन दी हुई है कि आप कैसे डायग्नोज करोगे कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें स्कोर होता है, टी स्कोर एक यूनिट है। अगर टी स्कोर -2.5 से लो है तो आप पक्का ऑस्टियोपोरोटिक हैं। ओके। और अगर वो -0.1 से -1 से -2.5 के बीच में है तो इट मीन्स आप ऑस्टियोपेनिक है। पेनिक है। और नॉर्मल रेंज क्या वो होगी? -1 के ऊपर जितना भी हो। -1 के ऊपर जितना भी हो। ओके, तो जो आपने DEXA स्कैन टेस्ट बताया, ये एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, और अगर किसी को जाके कराना हो तो क्या प्रोसीजर जी, होता ये है? बहुत ही इजी टेस्ट है, जस्ट लाइक एक्सरे किसी का हो रहा हो। ओके। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है उससे, लेकिन जस्ट लाइक एक्सरे, इसमें कोई वो नहीं है, सीट लाइक रेज नहीं निकल रही और MRI टाइप का ऐसा कोई कुछ साइड नहीं। इफेक्ट्स तो नहीं है? नो नो, नॉट एट ऑल, Okay. वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो अगर कोई DEXA स्कैन कराने के लिए जा रहा है, आपने जो भी पैरामीटर्स बताए, तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके बताइएगा कि जो पैरामीटर्स उन्हें दिख रहे हैं कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं या ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर हैं या नॉर्मल है, कितने टाइम के बाद उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम गंभीर हो सकती है? अगर कोई ऑस्टियोपोरोटिक है इटसेल्फ -2.5 के बिलो है, मतलब और माइनस में है वो, तो वो तो है ही रिस्क पे। रिस्क पर है। और जो -1 से -2.5 के बीच में, उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब मुझे कुछ सप्लीमेंट लेना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, कोई भारी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो अगर जिन लोगों को बॉर्डर लाइन ओस्टियोपोरोसिस है, उनको समझ में आ गया कि हाँ जी। पैरामीटर्स थोड़े से हिले हुए हैं, ओस्टियोपीनिया। ओस्टियोपीनिया है और अलर्ट होने की ज़रूरत है, तो अभी से ही फिर उन्हें क्या स्टार्ट कर देना चाहिए? ओके, ये प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रही हैं आप, तो तीन चार चीजें हैं। सबसे ऊपर तो आता है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल जो आपका अरेंजमेंट है, आपका जो डाइट है वो प्रोटीन रिच हो, ओके, लेकिन इसमें देखना है कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ता। बढ़ता है, हाँ। आपका कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन B12, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं आपके बोन्स के लिए। ओके। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशनल थिंग। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, कि आपका डेली का कम से कम आधे घंटे पौने घंटे का कुछ ना कुछ वर्कआउट होना चाहिए। आप दौड़ सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है आपको, लाइक जैसे मैंने आपको गिनाया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर हाइपोथायराइडिज्म, लाइक, तो इस तरीके की चीज़ों को कंसल्टिंग डॉक्टर से आप मिलिए और उसके हिसाब से उसको मेंटेन करिए, आप कंट्रोल में रखिए। तो आपने जितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बताई हैं जो हमारे बोन के लिए ज़रूरी जी, होती हैं, जी। तो अगर ये कम हो जाएं, तो या फिर अगर हम चाहते हैं कि सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे शरीर में ना हो, न्यूट्रिशन भरपूर मिले, कुछ खाने की चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने के जी लिए? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रोटीन प्लस आपका कैल्शियम रिच डाइट। ओके, ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। जैसे मैं अगर खाने की बात करूं तो लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड स्पिनच को अलग कर दो आप, बिकॉज उसको खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता बढ़ता है। है, हाँ। टोफू हो गया, ओके, आपका पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, नट्स हैं आपके, nuts, और कैबेज, ब्रोकली, तो ये सारी चीज़ें हैं। कैरोटीनॉइड्स में तो आप गाजर वगैरह भी खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी ओके, आपके बोन बिल्डअप में। बोन बिल्डअप में, ठीक है। तो आपने जैसे डाइट का हमें बता दिया, आपने इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की भी बात कही थी। विटामिन डी, यस ऑफ कोर्स। तो ये दोनों जो मतलब न्यूट्रिशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें मैं तो। करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि विटामिन डी आपको किसी खाने से नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। ओके, तो विटामिन डी के लिए तो सूरज Sunlight, भगवान ही है, तो आप उन्हीं का सहारा है। अगर मान लीजिए आप नहीं धूप ले पा रहे हैं, देन यू हैव टू टेक पिल्स, सिरप और पाउडर जो भी फॉर्म में सप्लीमेंट्स आता है। वगैरह लेने पड़ेंगे। तो और जहाँ तक बात आप करी थी कि कैल्शियम की, तो मैंने आपको बताया कि मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क एंड नट्स, ये तो आपके ग्रीन वेजिटेबल, ये तो आप एक रूटीन खा ही सकते हैं आप। लेकिन आजकल लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि एक एज के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन? हाँ, फिर उसके लिए टैबलेट है ना, टैबलेट्स हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा जी सकते बिल्कुल हैं? लिए जा सकते हैं। और
कोई साइड Safe है लेना? सेफ, ऑफ कोर्स सेफ है, बट इसका भी एक वो रूल है कि ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया तो 1 साल तक आप खाते रहो, नहीं नहीं सो यू हैव टू गिव सम ब्रेक। तो ये तो किसी गाइडेंस में ही लेना ऑफ चाहिए। कोर्स इट शुड बी, तो ऐसा ही होगा ना कि अगर किसी को कमी है तभी वो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेगा, ऐसे ही तो नहीं खा सकते कोई? नहीं, ये तो आप नॉर्मल भी ले सकते ले हो, सकते है ना, हैं, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। और जैसे मैंने बताया कि आप लॉन्ग टर्म नहीं लेना है, आपको ब्रेक दे दे के खाना है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग जैसे डॉक्टर ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं तो फिर उनमें एग्जैक्टली क्या होते हैं बॉडी में चेंजेस, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ऑलराइट, तो जैसा भी मैंने बताया भी था आपको, कई बार जब फ्रैक्चर हो जाता है तब पता चलता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हाँ। इसके अलावा जो सिम्टम्स आपने पूछे भी थे कि पेन होना, आई मीन आपके बॉडी में Bones पेन और रहेगा, joint आप लेजी रहोगे, लेथार्जिक रहोगे, आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते रहेंगे बार बार, होता है कई लोगों को। और बहुत सारे लोग कहते हैं शाम होते ही मैं थक जाता हूँ और लगता है कि कोई मेरे शरीर को दबाए, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स हैं, ये इससे पहचान में आ जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसकी डायग्नोसिस फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी जो भी जांच डेक्सा वेक्सा करा के, आपके टेस्ट करा के वो कंफर्म कर देंगे कि आप मतलब ठीक हैं कि नहीं, ऑस्टियोपोरोटिक है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर क्या अवेलेबल है, कैसे किया जाता है ट्रीट ओके, ऑस्टियोपोरोसिस? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मेडिकेशंस हैं। डिपेंड करता है कि अब मैंने बताया ना कि -2.5, अगर ये मान लीजिए -4.5 है या -5.5 है, तो हमें थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। उसके लिए इंजेक्शंस भी आते हैं, और इंजेक्शंस आजकल के टाइम में जो सॉल्ट है उसका नाम है टेरीपेराटाइड, ओके। वो डेली इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। फिर एक डेनिसुमैब है। टेरीपेराटाइड क्या करता है, वो आपके बोन बिल्डिंग को एग्रेसिवली इनहेंस करता है। अच्छा। और जो डेनिसुमैब है जो 6 महीने में एक बार लेना पड़ता है, उसका काम ये है कि आपकी जो हड्डियां गल रही हैं, आई मीन ज्वार हो रही हैं, उसको रोकेगा वो। तो ये कंबाइंड थेरेपी दी जाती है ताकि एक तरफ बोन बिल्डअप हो और दूसरी तरफ से दूसरी रिजॉर्प्शन से रोके। अच्छा। फिर अब आ जाते हैं न्यूट्रिशनल, जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12, C, तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। ओके। और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस कम है उसके लिए, उनके लिए भी ओरल ट्रीटमेंट है। महीने में या हफ्ते में एक गोली खानी पड़ती है, बाकी अपना ये सपोर्ट में कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह लेते रहें। ओके। तो जिन लोगों को जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने जो बताए, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, उन्होंने ट्रीट करा लिया अपने आप को, कोई चांसेस है कि फिर से उन्हें रिस्क हो सकता है ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? कोर्स हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, तो वो ये रिस्क तो रहता ही है। तो ये हम जैसे कोर्स कंप्लीट कर लिया हमने 1 साल का या 2 साल का, तो उसके बाद फिर आप टेस्ट कराइए, आप देखिए कि किस कैटेगरी में आ गए आप। मान लीजिए आप ऑस्टियोपेनिक में आ गए आप, तो फिर आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप खाली सप्लीमेंट वगैरह लेते रहिए और आप ठीक रहेंगे। तो फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आज के समय में हमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहा है? सबसे कॉमन तो आजकल के खान पान ही है, मैं बताऊं आपको, बिकॉज जिस हिसाब से हम यंग की बात करें, हम लोग टाइम नहीं है किसी के पास कि ढंग का खाना खा ले, जो जहाँ मिला रोड पे रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। तो ये इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है। आपका पेट भर सकता है, आपकी बोन नहीं भर सकती। करेक्ट। तो न्यूट्रिशन पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी पे, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर हैं फिजिकल एक्टिविटीज जो करने से हड्डियां मजबूत बहुत ही सिंपल है, आप वॉक करो। वॉक करने से जो मसल्स में सर्कुलेशन ब्लड का आएगा, वो बोन, चूंकि मसल्स बोन से अटैच होती हैं, तो बोन में भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो स्ट्रेस आता है ना बोन पे, वो भी बोन मास को बढ़ाता है। हाँ, ये इसे कहते हैं हुप स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस जो हम देते हैं, अगर थोड़ा कोई जॉगिंग करता है तो अच्छा है ना। अब ओल्ड एज में तो ये नहीं बोलूंगा मैं भाई आप दौड़ो, हाँ, तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा जंपिंग जैक्स होता है, अपनी जगह पे थोड़ा सा आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी बोन मास को बढ़ाएंगी। ओके। अच्छा डॉक्टर, इसमें बोन डेंसिटी का कितना रोल होता है? यही तो है बोन डेंसिटी, जो एक्सरसाइज का है ना, बोन डेंसिटी तो बताता है। अच्छा, बोन डेंसिटी बताता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनकी हड्डियां जो हैं वो काफी ज्यादा, मतलब बोन डेंसिटी उनकी सही होती है, लेकिन उनका वेट ओवरऑल कम होता है, मतलब मसल कम होता है, बोन डेंसिटी थोड़ा सा हाई उस पे रहता है। और कुछ लोगों का मसल ज्यादा होता है, बोन डेंसिटी कम होती है। तो ऐसा भी है कि इनमें ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस होने का? जो लोग जिनके मसल्स ज्यादा हैं, बोन कम है, ऑब्वियसली एट रिस्क। और उनकी मसल भी अगर स्ट्रांग है और बोन वीक है, हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन अगर किसी में ऐसा होता है तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हाँ जी। तो अगर किसी को हमें समझना हो कि कौन से लोग एग्जैक्टली हैं ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स पे, ताकि जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ हम रिस्क पर हैं, तो हमें अभी से ही थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। ओके, तो मैं एज वाइज बता देता हूँ। अगर कोई 30 के
30 ईयर्स का है और उसको जैसे मसल पेन या बोन पेन शुरू हो गया है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर। चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, हम 40 साल पे अगर ऐसी सिम्टम्स आते हैं, अगर हमारे बार बार फ्रैक्चर होते हैं तो भी एक अलर्ट साइन है। और अदरवाइज जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप स्क्रीनिंग 50 साल के बाद चाहे मेल हो या फीमेल हो कराना चाहिए, वो करा सकता है। और इंडिया में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही और अराउंड 8 to 9% जो पॉपुलेशन वो जीरियाट्रिक है, मतलब कि ओल्डर। अच्छा, ओके। और वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो करीब 20 करोड़ लोग पर ईयर ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होते हैं वर्ल्ड ओवर, ओके, राइट। और इंडिया में भी साउथ नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में भी डिफरेंस है। अच्छा, साउथ वाले ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है नॉर्थ के मुकाबले, ओके, एंड ईस्ट वाले ज़्यादा वो हैं West वेस्ट के के मुकाबले। तो देयर वाज अ बिग स्टडी, वो बहुत क्लियर उसने बताया हुआ है। और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें कि भाई हम कब हम सतर्क हो जाएं, तो यही है कि आप 50 के बाद स्क्रीनिंग करानी है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना हो सकता है कि आपका फ्रैक्चर हो तब पता चले, तो 50 के बाद स्क्रीनिंग कराइए, आप डेक्सा स्क्रीनिंग। और अगर ऐसे हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, वो आपको खुद इवेलुएट कर लेगा। तो ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ सप्लीमेंट से ही हो जाता है या कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है? अगर ज्यादा नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कोई फ्रैक्चर हो गया हो तो डेफिनेटली फिर तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड हमारे पुराने समय में जब हम मतलब ऐसी चीज डेवलप नहीं थी तो किसी को फ्रैक्चर हो जाता था नेक का और वो हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस का होता था, हिप का फ्रैक्चर, अच्छा, तो उसको फ्रैक्चर ऑफ डेथ कहा जाता था। फ्रैक्चर ऑफ डेथ, अच्छा, क्योंकि अब ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि हम हिप रिप्लेस कर दें या फिक्स कर दें, तो बेड पे पड़ा रहता था बंदा, चलने कोलने का तो था नहीं। तो अक्सर अल्टीमेटली वो 60-70 साल में होता, तो धीरे धीरे वो 2-3 साल में हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्रिवेंट करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस कुछ टिप्स हैं या एडवाइस आपके एंड से? हाँ बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे विटामिन डी की बात कर रहे थे हम लोग, तो विटामिन डी अगर कोई गोली नहीं खाना चाहता, कोई सिरप नहीं पीना चाहता, तो वो चाहता है डॉक्टर साहब मैं धूप से ही काम चला लूंगा। ठीक है। तो धूप के लिए क्या गाइडलाइंस है, इंडिया के हिसाब से क्या गाइडलाइंस है वो मैं बताना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 4 दिन सुबह 10 से 3 के बीच की जो धूप ले, और उसको कोई जरूरी नहीं कि पूरे 10 से 3 तक बैठा रहे, 15 to 20 मिनट्स सफिशिएंट, बट उसके जो है थाइस से नीचे पूरा खुला होना चाहिए और दोनों बाजू में पूरी खुली होनी चाहिए ताकि अब्सॉर्ब हाँ, आप पूरा ओढ़ के बैठोगे तो कोई फर्क नहीं। तो क्योंकि इतना स्किन सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए ना, जो रेज आ रही है फिर हमारी स्किन ही बनाती है विटामिन डी, फिर उसका जो मॉडिफाइड रूप है फिर आपका लिवर किडनी से होते हुए तब बनता है। अच्छा, तो यहाँ प्रिकर्सर होता है, मेन तो अंदर बनता है। तो किसी को लिवर और किडनी की डिसीज होगी तो भी उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अच्छा। तो ये तो विटामिन डी के लिए मैंने गाइडलाइन बता दी है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जैसे आपने 10 से 3 बजे का टाइम बोला, तो इस टाइम धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो ऐसा बोला जाता है और आजकल बोलते भी हैं लोग कि यूवी रेज भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गई हैं, इसीलिए मैम तभी तो इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा है, बिकॉज ये सब सोच के कोई लेता ही नहीं है। करेक्ट, वही कि यूवी रेज से इतना डरे हुए हैं लोग, और बाहर के लोग हमारे यहाँ के धूप लेते हैं सन बेदिंग। तो दिस इज इट, मतलब हम लोग उस चीज से डर के कि धूप बहुत है, या हम जाड़े में भी धूप ले रहे होंगे तो ओढ़ के बैठे होंगे। अच्छा, सनस्क्रीन भी है यहाँ पर, ये धूप से बचाने के लिए खुद को सनस्क्रीन, बॉडी के लिए अलग, फेस के लिए अलग, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि टैनिंग हो जाएगी या जो भी हो जाएगा तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, लेकिन धूप तो चाहिए आपको विटामिन डी के लिए। तो फिर हम सनस्क्रीन लगा करके फिर धूप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से जो आपका विटामिन डी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रेज हैं वो आपकी वो नहीं जाएंगी। अच्छा, वो कट ऑफ नहीं होते, वो आपको ऑब्जर्व हो जाते हैं, वो बस टैनिंग से प्रिवेंट करने में। ओके, तो आपने 10 से 3 बजे का टाइम बताया है, आपने करेक्ट सही चीज भी बताई कि कैसे हमें धूप लेनी होती है, थोड़ा सा बॉडी पार्ट दिखना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए धूप से। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा धूप लेने की वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं, कई बार एकदम सिर पे धूप आ रही है तो सर में दर्द हो रहा है, तो सर को ढक लो। कुछ लोग ये भी होते हैं ना, जैसे जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि शायद धूप, ऑब्वियसली जिन लोगों को ऐसा लगता है या माइग्रेन का एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। फिर वो कैसे विटामिन डी फिर वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, अगर उनमें कमी है, कमी तो हो ही जाएगी धीरे धीरे, तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं।
ओके। और विटामिन डी का इंजेक्शन भी आता है मैम। अच्छा, इंजेक्शन अगर कोई कहता है कि यार मैं हर हफ्ते ये गोली नहीं खा, एक इंजेक्शन लगवा लो हफ्ते में, एक 2-3 इंजेक्शन लगवा लो वीकली, उसके बाद आप साल भर के लिए छुट्टी। ओके। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी अगर एक साथ हो जाती है तो ज्यादा तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क यस होता है? यस यस, एंड विटामिन डी आपकी कमी है बहुत ज्यादा, हाँ। और कैल्शियम खाते रहो आप, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, उससे भी कुछ नहीं होता? विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम, ओके। तो आपको तो दोनों चीज चाहिए। इंटर रिलेटेड है Yeah. दोनों। आपको अगर चाहिए कैल्शियम तो विटामिन डी लेना ही लेना Correct, पड़ेगा। ओके। correct, correct. तो जैसे ओस्टियोपोरोसिस के हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जो विमेन हैं वो ज्यादा रिस्क पर हैं, जी। तो वो उनमें क्या सिम्टम्स थोड़े अलग दिखाई देते हैं या मोस्टली सेम होते ये हैं? सेम ही रहते हैं, सेम ही ठीक है। रहते हैं, मतलब पेन्स एंड फ्रैक्चर्स ये सब ये सेम ही रहते हैं। तो उनमें ये मेनोपॉज वाली बात है कि आफ्टर मेनोपॉज उनमें ज्यादा रिस्क होता है ओस्टियोपोरोसिस का। तो मेनोपॉज आने से पहले उन्हें कुछ चीजें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये करना ही चाहिए, है ना, कि जो एक अलार्मिंग है कि अब मेरा मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे अपनी मतलब न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर मसल्स एंड बोन की। तो उस समय आप ये सप्लीमेंट्स जो मैंने इतने सारे गिराए हैं बार बार, वो आप ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। कभी कभी पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सीवियर होती है, हाँ। तो आप कितने सप्लीमेंट लेते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एस्ट्रोजन लेवल इतना डाउन हो जाता है ओके। कि आपको फिर हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो हार्मोनल थेरेपी इंजेक्शन इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, ओके। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, फिर वो इसको ट्रीट करते तो मतलब ज्यादा सीवियर भी हो हैं, सकता सीवियर है। भी हो सकता है। ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी जो है वो बड़े बूढ़ों में भी ना हो, या फिर जिन एज ग्रुप्स की आपने बात कही उनमें भी ना हो, तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें अभी से ही कराते रहने चाहिए? ओके, देखिए ये तो पक्की बात है, ऑस्टियोपोरोसिस जब आप 60, 65, 70 में होंगे तो होना ही होना है। अच्छा, होना ही होना है, कुछ होना नहीं ही- किया जा सकता? होना है, मतलब बोन वीक नहीं कह सकते आप, ऑस्टियोपिनिया कह सकते हो। ओके। करने के लिए तो अभी मैंने सब बताया, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज इज द फैक्टर ना। तो एज तो अलग फैक्टर हो गई, लेकिन जो एक होता है मॉडिफाइबल फैक्टर, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो एज तो नॉन मॉडिफाइबल है, जो मॉडिफाइबल है आपकी एक्टिविटी, आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी दवाइयाँ, जो बीमारियां हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप बचे रह सकते हैं। और जो यंग जनरेशन की बात अभी हम आप कर रही थी, उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि आप शुरू से ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करती हैं। ओके। तो टेस्ट कोई जैसा? टेस्ट तो ऐसा मैंने बताया ना, स्क्रीनिंग के लिए आप डेक्सा करा सकते हो, और प्लस अपना विटामिन B12 चेक कराओ, डी चेक कराओ, कैल्शियम चेक कराओ, एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है वो भी चेक कराओ, क्योंकि यंग एज में आप कह लीजिए कि जो 20 से 40-45 की एज होती है, अगर इनमें हड्डी की कमजोरी होती है तो उसको हम लोग ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। मलेशिया? टर्म्स अलग अलग है। अच्छा, ओके। जो बच्चों में हड्डियों की कमजोरी होती है उसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। ओके। तो डिफरेंस है केवल नाम में। का। अल्टीमेटली जो बच्चों में रिकेट्स होता है, विटामिन डी डिफिशिएंसी, कैल्शियम कमी से होता है, वो देने से सही हो जाता है। ओके। लेकिन टाइम पे देना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफॉर्म हो गई बोन तब आप दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं। तो जैसे आजकल इतने सारे हेल्थ चेकअप्स कराते हैं लोग, पैकेजेस भी आते हैं कि आप साल में इतने सारे हेल्थ चेकअप्स एक ही बार में करा लीजिए। तो आपने जो डेक्सा स्कैन बताया, विटामिन डी, कैल्शियम, B12 की डेफिशिएंसीज, ये सब हर साल ये कराया जा पैकेज सकता है? हाँ करा सकते हैं, बिल्कुल, दैट्स अ गुड आइडिया। और एक मतलब जो एक्टिव बंदा है वो उसको तो करना ही चाहिए। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कराती हैं, लेकिन अभी भी उसमें डेक्सा स्कैन मतलब इंक्लूड नहीं होता है। अदरवाइज आप हॉस्पिटल में जाइए, जो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पूरा लिस्ट होता है आपका पैकेज के हिसाब से, तो यू कैन चूज द पैकेज विच इज इंक्लूडिंग दिस डेक्सा स्कैन। ओके। तो अच्छा डॉक्टर, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस के केस आपको क्या लग रहा है कि आज के सालों में बढ़े हैं फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, या जो हमारे डाइट में इतने चेंजेस हुए हैं उस वजह से? इसमें कोई शक नहीं है मेघा जी कि बढ़े हैं। और जो पहले हमें कम रिकमेंड करनी पड़ती थी दवाएं कि भैया अब तो आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा बोलना पड़ता है। और अवेलेबिलिटी भी, ये भी कहें कि अब जो दवाएं अच्छी दवाएं उनकी अवेलेबिलिटी भी हो गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंट ईयर्स में वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया दोनों के। एंड मैंने तो बहुत सारे बच्चे देखे हैं अभी, मतलब 18-19 साल के, जो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमैलेशिया हो गई है, मतलब सीवियर डिफिशिएंसी। और ऐसे केस में ना लूजर्स जोन डेवलप हो जाते हैं बोन्स में, ऐसा लगता है फ्रैक्चर है, पेन रहेगा, आप पेन के साथ आएगा। उसका आपने एग्जामिन किया, चेक करा, तो एक्सरे करा, तो उसमें एक ऐसा लगता है ये फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होता नहीं है,
सीडो फ्रैक्चर कहते हैं उसको, अच्छा। और लूजर्स जोन भी कहा जाता है। ओके। तो इस तरीके के भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेशन में जाते जाते आप हमें ये भी बताइए कि अगर कोई चाहता है कि ओस्टियोपोरोसिस का खतरा उन्हें ना हो तो जी। कौन सी चीजें आज से बंद कर देनी चाहिए और शुरू करनी चाहिए? ओके, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें। डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा, प्राणायाम, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब ज़रूर करें। खाने में अपने सब भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी चाहिए और कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए, विटामिन सी चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन का जो मांस होता है वो बनाती है, और उसमें कैल्शियम डिपोजिशन बाद में होता है। और अगर आपको कोई बीमारी है, जैसा कि लिवर, किडनी रिलेटेड, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ ये आपके कूल्हे भी खराब करता है। मैंने 18-18 साल में कूल्हे बदले हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, राइट। और सबसे लास्ट में मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक गुड न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने ओस्टियोपोरोसिस के बारे में इतने अच्छे से सब चीज़ें समझाई। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। या डेफिनेटली, थैंक यू मेघा जी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। ऐसे और भी हेल्थ वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।